नमस्कार गोरेगावकरांनो, आपला जो टप्पा आहे तो आहे गप्पांचा टप्पा. पण मी यावेळी राजकीय टप्पा किंवा राजकीय गप्पा न मारता मी आज अशा विषयावर बोलणार आहे जी काळाची गरज आहे म्हणा, ती आहे महिलांसाठी, महिलांच्या आरोग्यासाठी. आज कॅन्सरचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. कॅन्सर झाला कधी कळतं, जेव्हा ते दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या स्टेजवर येतं, तोपर्यंत कळत नाही. आणि जेव्हा कळतं तेव्हा अनेकांची वेळ ही निघून गेलेली असते. आज या महिलांसाठी, खास करून गोरेगाव, मालाड, जोगेश्वरी, अंधेरी येथील महिलांसाठी आपण हा विचार करणार आहोत की ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणा किंवा इतर कॅन्सर, प्रामुख्याने महिलांमध्ये जे प्रमाण आहे ते ब्रेस्ट कॅन्सरचं आहे, अनेक तज्ज्ञ डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. म्हणूनच मी आजचा हा विषय घेतलेला आहे. आपल्यासोबत आहेत कॅन्सरवरचे सर्जन डॉक्टर प्रवीण कमार. हे एक प्रख्यात असे डॉक्टर आहेत. रुबी हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी आता नव्याने कॅन्सरवर निदान करणारा म्हणजेच उपचार करणारा असा एक विभाग सुरू केलेला आहे. त्यांचं ऑलरेडी घाटकोपर येथे देखील क्लिनिक आहे. तर आपण त्यांच्याशी बोलूया, त्यांना विचारूया की महिलांवरील जे विविध कॅन्सर आहेत किंवा ब्रेस्ट कॅन्सर आहे त्याच्यावर उपचार पद्धती काय, निदान कसं करायचं आणि त्याच्यावर उपचार कसे करायचे. प्रवीण जी, आपका स्वागत है आई लव गोरेगांव में. सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि महिलाओं में सबसे ज्यादा कौन से कैंसर का फैलाव हो रहा है, कौन सा कैंसर ज्यादा से ज्यादा महिला में पाया जाता है? हमारे देश में जाना जाएगा और हमारे जो कैंसर रजिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं तो दो चार कैंसर से महिलाओं के प्रति जो बहुत ही कॉमन है. स्तन का कैंसर, जैसे आपने बात किया, वो एक सबसे कॉमन कैंसर है. उसके साथ सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चादानी का जो निचला हिस्सा रहता है उस भाग का कैंसर. उसके बाद ओवरी का कैंसर और बच्चेदानी का जो एंडोमेट्रियल कैंसर जो बोलते हैं. ये चार स्वाभाविक जो स्पेसिफिक महिलाओं के लिए कैंसर हैं. उसके अलावा भी जो कैंसर से जो पुरुषों में भी हो सकते हैं, वह थोड़े बहुत कैंसर से जो महिलाओं में भी हो सकते हैं. ऐसे है जो मुंह का कैंसर है, जो तंबाकू सेवन से, स्मोकिंग से, पान गुटखा से हो सकता है, वो भी स्वाभाविक है. उसके साथ लंग का कैंसर. ये थोड़े बहुत कैंसर्स हैं जो महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती हैं. इसमें जो देखा जाए तो स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में देखा जाए तो. वेस्टर्न कंट्रीज़ में शायद इनका जो फैलाव है दूसरे परसेंटेज में होगा, बट इंडिया में ये सबसे साधारण प्रकार के कैंसर्स रहे. ये जो आपने अभी अभी कहा कि महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का संभावना ज्यादा रहती है, तो मैं आपसे या महिलाओं को जानना ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है. ये हमें लक्षण के बारे में ये हमें जानना ज़रूरी है कि महिलाओं में जो स्तन का डेवलपमेंट रहता है हर एक महिला में अलग रहता है. ठीक है, तो जब भी हम एबनॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि क्या लक्षण है, तो ये जानने से पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या है. तो जैसे मैंने बताया कि हर महिला में जो स्तन का फीलिंग है, कंसिस्टेंसी है, ये अलग अलग रहता है. तो इसमें महिलाओं में वो जानना ज़रूरी है कि मेरे लिए नॉर्मल क्या है. तो ये कैसे जानेंगे? जैसे जब महिला प्यूबर्टी से निकल जाती है तो 16, 17 या 18 ईयर्स की हो जाती है, उस टाइम से अगर कोई हर महीने पीरियड्स के 7-8 दिन के बाद खुद के ब्रेस्ट को पाल्पेट करके, मतलब अपनी उंगलियों से चेक करके देखेगा, तो नॉर्मल क्या उनको खुद को लगता है वो पता चलता है. जब आपको नॉर्मल क्या है पता रहेगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें एबनॉर्मल अभी क्या हो रहा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं. तो ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पीरियड के 7-8 दिन के बाद हम कर सकते हैं. महिला नहाते वक्त या सोने से पहले खुद को एग्जामिन कर सकती है. लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को, राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को, थोड़े मेथोडोलॉजी है, ऐसे पाल्पेट करके देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये इतने दिन तो नॉर्मल था, अभी ये तो कुछ अजीब लग रहा है. तो क्या अजीब है, जैसे आप पूछ रहे हो क्या लक्षण हो सकता है. एक तो है कि जो गठान, जो सबको पता है कि स्तन में नए प्रकार का गठान आना. आपने पिछले महीने महिला ने देखा था या 2 महीने पहले ये नहीं था, अभी पिछले महीने हल्का सा लग रहा था, अभी दूसरे महीने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बढ़ रहा है. तो ये चिंता का कारण है, स्तन का गठान. दूसरा है निपल से कोई भी प्रकार का डिस्चार्ज हो. तो निपल में डिस्चार्ज स्वाभाविक तरीके से हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, या
बिना ब्रेस्ट कैंसर के रहते हुए भी हो सकता है, बट ये ज़्यादातर एबनॉर्मल रहता है। तो इसके लिए निपल से किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज आता है क्या, ये देखना ज़रूरी है। जब हम स्तन का एग्जामिन वो करते हैं, खुद वो निपल के एरिया को दबा के भी देख सकते हैं कि कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज, खून या वाइटिश डिस्चार्ज है क्या, ये देखना है। तीसरा है स्किन का चेंजेस। स्तन के ऊपर का चमड़ा जाड़ा होना, लाल होना, या उसके ऊपर हल्के ऑरेंज की तरह पकरिंग बोलते हैं उसको, तो वैसे उस पर छेद आना, ये असाधारण है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और चौथा है ब्रेस्ट के कोई भी हिस्से में, स्किन में या निपल में अल्सर होना, मतलब घाव जो बिना ट्रॉमा के हुआ, बिना कोई मार लगे हुए हुआ। ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो स्तन के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर समझ लीजिए कि आपके आर्मपिट में, बगल में नया कुछ गिल्टी लग रहा है, या मतलब नया कोई सूजन लग रहा है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये तो था सिर्फ स्तन के एरिया में लक्षण। अगर समझ लीजिए स्तन का कैंसर है और किसी ने बराबर से खुद को जांचा नहीं है, क्या किसी के डॉक्टर का सलाह नहीं लिया, तो हो सकता है कि ऐसे फीमेल्स या ऐसे महिलाओं में वज़न घटना, वीकनेस आ जाना, और हड्डियों में दर्द होना, पीठ में ज़्यादातर दर्द होना, ये सब हो सकता है। तो कई सारे और भी लक्षण हैं जो इतने कॉमन नहीं है और इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये टेक होम मैसेज रहेगा कि सिर्फ स्तन का गठान ही चिंता का कारण नहीं है। अल्सर, उसमें चमड़े में कुछ बदलाव आना और अजीब महसूस होना, और उसके बाद बगल में गिल्टियाँ या गठान का महसूस होना, यह सब स्तन के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, तो इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये लक्षण हो गए, अब इसके ऊपर उपचार क्या है? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम महिला में हो या पुरुष में हो, जल्दी पकड़ा जाएगा तो अच्छा रहेगा। ताकि क्या है कि इससे क्या होता है, कैंसर को हम अगर रहेगा तो हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, छोटे स्टेज में पकड़ सकते हैं। अगर जितने छोटे स्टेज में हम पकड़ते हैं, इसका सक्सेस रेट इतना ही अच्छा हो जाता है। तो जब उपचार की लिए हम बात करेंगे, तो जब भी कोई भी महिला को ये लक्षण नजर आते हैं, ठीक है, तो इसको ना 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा इसको नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। तो तुरंत जैसे ही आपको लक्षण नज़र आते हैं, आपको चिंता हो रही है, तो अपने फैमिली फिजिशियन को, या अगर आपको कोई सर्जन या फिजिशियन पता है उनको, या हो सकता है तो ऑन्कोलॉजिस्ट को, जो कैंसर को जो ट्रीट करते हैं, वो डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो जब भी हमको लगता है कि स्तन का कैंसर का रिस्क है, ऐसे होने का चांस, ये जब लक्षण रहते हैं, स्पेशली जो ये लक्षण 45 या उसके ऊपर वाली उम्र की महिलाओं में अगर ऐसे लक्षण होते हैं, तो हमें ज़्यादा चिंता रहता है, क्योंकि इनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। यंगर महिलाओं को कंपेयर करेंगे तो ओल्डर जो रहते हैं, जो मतलब 40 के या 45 की उम्र से ऊपर रहते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ये सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके हमें देखना रहता है। तो जैसे ही आप आओगे, हम कोई महिला आती है क्लिनिक में, तो 2-3 चीज़ों का जानना ज़रूरी रहता है। एक तो हम एग्जामिनेशन करते हैं डिटेल में, और ये जानना ज़रूरी है कि जिस स्तन में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वैसे ही प्रॉब्लम अपोजिट स्तन में भी हो और उसने महिला ने देखा नहीं है, तो दोनों स्तन का जांच करना ज़रूरी रहता है। इसके बाद कई टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मैमोग्राफी सजेस्ट करते हैं। मैमोग्राफी क्या है? मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे हम स्तन का सोनोग्राफी करते हैं और इसके साथ दोनों स्तन का एक्सरे भी करते हैं, 2-2 प्लेन में। इससे स्तन में जो हाथ को नहीं लगता है, और हाथ को लगने के बावजूद भी दूसरे एरिया में कोई प्रॉब्लम है, जैसे माइक्रो कैल्सिफिकेशंस है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, ये अच्छे से समझ में आता है। ये 2 होने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम सच में चिंताजनक है क्या। अगर चिंताजनक है तो हमें स्तन के जब एक्सरे या सोनोग्राफी में रेडियोलॉजिस्ट खुल के बताता है कि इसमें इतना रिस्क है, ये प्रॉब्लम है और इसमें इतना रिस्क है, जिसको हम बायराइड स्कोरिंग बोलते हैं। कोई भी अच्छा क्वालिफाइड जो स्तन का एक्सरे और मैमोग्राफी करता है, ये स्कोरिंग देता है। और ये स्कोरिंग जब भी ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाता है, एक स्कोर के बाद ये रेकमेंड किया जाता है कि ये ब्रेस्ट के प्रॉब्लम में हमें बायोप्सी करना ज़रूरी है। तो सोनोग्राफी और एक्सरे का दोनों का मिश्रण, और जो हमको जांच करते हुए पाया गया है फाइंडिंग्स है, इन दोनों को मिला के हम डिसाइड करते हैं कि इनमें
बायोप्सी लगेगा या नहीं लगेगा जिससे कैंसर हम पकड़ सकते हैं। तो ये एक बेसिक जांच था कि जब हम स्तन के कैंसर का हमें शंका रहता है, सपोज हमें स्तन का कैंसर है ऑलरेडी पता है, तो कई सारे जांच करने पड़ते हैं 2-4 चीज़ों को देखने के लिए। एक तो है जैसे मैंने बायोप्सी के बारे में बताया। बायोप्सी क्यों ज़रूरी है? बायोप्सी इसलिए ज़रूरी है कि हमें जानना है कि किस प्रकार का कैंसर है। तो स्तन में कई प्रकार के कैंसर है, ब्रॉडली स्पीकिंग बोल सकते हैं कि 4 अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं जो बायोप्सी के बाद ही हमें पता चलते हैं। ये चारों प्रकार के अलग अलग कैंसर में रिजल्ट्स थोड़े अलग होते हैं और ट्रीटमेंट का पैटर्न भी थोड़ा चेंज होता है, तो इसके लिए बायोप्सी ज़रूरी होता है। और दूसरा चीज़ है कि हमें ये भी जानना है कि अगर कैंसर है तो कितने तक फैला है। तो आजकल पेट स्कैन बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है बॉम्बे शहर में, तो पेट स्कैन हम कई सारे पेशेंट्स में कराते हैं ताकि हमें ये पता चले कि कितना फैला है। सो एक तो है बायोप्सी और दूसरा है स्कैनिंग, बीमारी कितना फैला है जानने के लिए। ये दोनों को जब हम कंसिडर करेंगे तब हमें स्टेज कितना है पता चलता है और वो स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, महिलाएं शायद ये जानना चाहेगी कि ये जो बीमारी है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का, तो वो उनके मम्मी को या उनके नानी को उनको थी तो उनको होना भी जरूरी है इन महिलाओं को? कैंसर के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्तन का कैंसर एक ऐसा कैंसर प्रकार का कैंसर है जिसमें हमने देखा है कि आनुवंशिक कारण होने का अच्छा खासा चांस रहता है जब हम दूसरे कैंसर से कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए स्वाभाविक है कि ये चिंता होना कि अगर बहन में है या मदर में है, नानी को है, तो महिलाओं के फैमिली में कुछ जनरेशंस में अगर कैंसर रहता है तो चिंता होना स्वाभाविक है। तो इससे सच में कैंसर का रिस्क बढ़ता है क्या, ये सिर्फ ये फैमिली हिस्ट्री लेके बोलना मुश्किल रहता है। हालांकि थोड़े बहुत ऐसे पेक्यूलियर फैक्टर्स रहेंगे, जब हम डिटेल में बात करते तो हमें पता चलता है। सपोज महिला के फैमिली में किसी को फर्स्ट जनरेशन रिलेटिव को, मतलब बहन मान लीजिए या मदर में मान लीजिए, स्तन का कैंसर था और वो उनके 50 की उम्र से पहले डायग्नोस हुआ, नहीं तो दोनों स्तन में कैंसर है, या फैमिली में किसी को भी जो फर्स्ट जनरेशन रिलेटिव जो बोलते हैं, मदर में या सिस्टर में ब्रेस्ट का भी कैंसर है या ओवरी का भी कैंसर है, नहीं तो फैमिली में कोई पुरुष को स्तन का कैंसर है। ये 3-4 ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स है, इससे हमें पता चलता है कि इसमें जेनेटिक रिस्क होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जब भी ऐसे रिस्क हमें पता चलता है और जिनमें स्तन का कैंसर हम 50 से भी कम उम्र में डायग्नोस करते हैं, इन सब फीमेल्स को, महिलाओं को हम बोलते हैं कि आपको जेनेटिक काउंसलिंग और टेस्टिंग लगेगा। जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? तो जेनेटिक काउंसलिंग में एक जेनेटिक काउंसलर जो आपके फैमिली ट्री को पूरा चार्ट करते हैं, तो 3rd जनरेशन में कितने मतलब लोगों में क्या कैंसर था, कब डायग्नोस हुआ था, 2nd जनरेशन में किसको आया, तो 1st जनरेशन में कितना आया, आपके बच्चों में कुछ है क्या, मौसियों में, आपके सिस्टर्स में कुछ है क्या, तो पूरा फैमिली ट्री चार्ट करते हैं। इससे एक पैटर्न समझ में आता है कि किस पैटर्न में ये बीमारी फैल रहा है। तो ये पैटर्न को जब हम केयरफुली देखते हैं तो तब समझ में आता है कि इसमें जेनेटिक होने का रिस्क है क्या, आनुवंशिक कारण होने का रिस्क है क्या। ये जानने के बाद ही हम जेनेटिक टेस्टिंग का सुझाव करते हैं। ये एक सिंपल सा टेस्ट रहता है जहाँ पे हम ब्लड या मुंह का जो मतलब सलाइवा रहता है उससे भी हम टेस्ट करके देख सकते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है जिससे इनमें स्तन का कैंसर का रिस्क है। अगर ऐसा होता है तो हम आने वाले जनरेशन में और फैमिली के वो मेंबर जिनमें कैंसर या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको हम स्क्रीनिंग बोल सकते हैं कि स्क्रीनिंग में हम ये नॉर्मल इंडिविजुअल जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम शुरू होने से पहले टेस्ट करते हैं ताकि ये जल्दी पकड़ा जाए। डॉक्टर साहब, अभी अंधेरी से आप मलड़ तक पकड़ो, लाखों महिलाएं हैं, भगवान ना करे ये वक्त किसी पे आए, किसी महिला को सामना करना पड़े। हम तो यही चाहेंगे कि हर महिला अच्छी तरह से रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे, लेकिन जिन महिलाओं को ये ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, तो आपने अभी रूबी हॉस्पिटल जो है, रूबी हॉस्पिटल में एक नया क्लिनिक अभी हॉस्पिटल में ही शुरू हो गया है जहाँ पे कैंसर पे आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप राय देंगे या पेशेंट को देखेंगे या उसके ऊपर यहाँ पे भी ट्रीटमेंट शुरू होगी?
रूबी हॉस्पिटल में? सो रूबी हॉस्पिटल जोगेश्वरी के जो रूबी हॉस्पिटल में हमने जो ब्रेस्ट क्लिनिक चालू किया है, जिसमें मैं भी काम करता हूं और मेरी दूसरी कैंसर कलीग डॉक्टर निहारिका भी काम करती हैं। यहाँ पे हम ओपीडी कंसल्टेशन भी करते हैं, सेकंड ओपिनियन भी देते हैं। ब्रेस्ट स्तन का सोनोग्राफी भी यहाँ पे होता है और बायोप्सी करते हैं, FNAC भी करते हैं। और इसके साथ जो जब हम ट्रीटमेंट की बारी आती है तो स्तन के ट्रीटमेंट के लिए जो स्तन के सर्जरी हैं, सारे प्रकार के स्तन के सर्जरीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो ब्रेस्ट कॉन्जर्विंग सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पे हम स्तन का सिर्फ जो गठान वाला हिस्सा है उसको निकाल के प्लास्टिक सर्जरी से जो स्तन का जो कॉस्मोसिस है, सिमेट्री है, वो मेंटेन करने वाला सर्जरी है, या पूरा स्तन निकालने वाला सर्जरी है, उसके साथ जो प्लास्टिक सर्जरी एडिशनल लग सकता है, ये सारे प्रकार के सर्जरीज हम रूबी हॉस्पिटल में कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स को कीमोथेरेपी लग सकता है स्तन कैंसर में, तो इनका कीमोथेरेपी सुविधाजनक करने के लिए एक तरीका रहता है जहाँ पे हम कीमोपोर्ट पेशेंट में बिठाते हैं, जिससे हम खून बॉडी के सबसे बड़े खून के नस में एक नलकी बिठाते हैं, जिससे कीमोथेरेपी आसान हो जाता है। तो ये भी हम रूबी अस्पताल में कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रॉडली स्पीकिंग स्तन के कैंसर के लिए जो भी एंड टू एंड ट्रीटमेंट चाहिए वो रूबी अस्पताल में हम सर्जिकली प्रोवाइड करेंगे। तर हे होते डॉक्टर प्रवीण, रूबी हॉस्पिटलमध्ये बसतात. महिलांना माझ्या मते भरपूर माहिती याच्यातून मिळाली असेल. आपण मगाशी मी म्हटलं, आताही मी मराठीमध्ये तेच म्हणेन की माय भगिनींना अशी वेळ कधीच येऊ नये किंवा त्यांच्यावर अशा प्रकारचा कोणताही आजार त्यांना होऊ नये. परंतु दुर्दैवाने जर कधी त्यांना असं वाटलं की आपल्याला ब्रेस्ट कॅन्सर झालेला आहे, तर ते डॉक्टर प्रवीण यांच्याशी रूबी हॉस्पिटलमध्ये केव्हाही संपर्क साधू शकता, त्यांच्याकडून माहिती घेऊ शकता, त्यांच्याकडनं तुम्ही ओपिनियन घेऊ शकता. आज एवढंच. मी अमित जोशी, बंदाये बिंदासाईच्या माध्यमातून तुमची पुन्हा एकदा रजा घेतो. पुढच्या रविवारी नवा विषय घेऊन, नवं काहीतरी घेऊन, नव्या गप्पा-टप्पा घेऊन मी पुन्हा तुमच्या समोर उपस्थित राहीन, हजर राहीन. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर.